Click here to subscribe to our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of our free videos. आप हमसे तो डेली बेसिस पर हम लोग का काम चलता ही रहा। आज कुछ आप लोग की उपस्थिति भी कम लग रही है, लगता है कल की क्लास की तैयारी में आप लोग लगे हुए हो। देखिए, एक्चुअली अपने ही सक्सेसफुल स्टूडेंट जब कोई मिलने आता है तो खुशी होती है। अमित है हमारा स्टूडेंट है, हमने इसको बनाया अपने ढंग से, बड़ी खुशी है, खुद मिलने आए। हम तो रिजल्ट के बाद लोग बहुत बड़े एडवर्टीजमेंट देते हैं, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम तो यही करते हैं कि जो बच्चे फील करें, आप लोग जो भी सक्सेसफुल होगे तो मैं नहीं खोजूंगा, आपका दायित्व है कि आप मुझे खोजते हुए आओ। आज अमित खोजते हुए आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। नॉर्मली क्या होता है कि आप इंस्टीट्यूट वाले बच्चे को खोजते हैं, लेकिन कबीर दास ने कहा था कि जो कबीरा काशी मरे राम ही क्यों नहीं हो। अगर काशी में मरना हो तो फिर राम की पूजा क्यों। अगर मेहनत ही कर रहे हैं तो फिर बच्चे और सक्सेसफुल होने के बाद हमें ना खोजें तो लानत है ऐसी मेहनत के ऊपर। मैं नहीं खोजता हूँ, अमित खोजते हुए आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और थोड़ा सा इन से शेयर करो अपनी सफलता का। इसकी यात्रा भी वैसे पूरी नहीं है, मैं आपको बताऊँ कि प्रोबेबली इस बार IPS करें कि इसको मिलेगा, लेकिन इस बार एग्जाम देगा जैसा कि आपने देखा है कि फिर, और अगली बार मैं समझता हूँ कि ऊपर पोजीशन लाएगा। इसके ललाट पर भी लिखा हुआ है, देख ही रहे हैं आप, और तो मेहनत की हुई है, इसलिए थोड़ा सा इन लोगों से शेयर करके इनको अपना एक्सपीरियंस बताओ। ये लगा लो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सर का स्टूडेंट था 2011 बैच का। 5 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, तो उस दिन टीचर्स डे था। तो मेरी जर्नी सर के साथ इसलिए भी आत्मिक रूप से जुड़ी हुई है कि टीचर्स डे बड़ा स्पेशल डे होता है हमारे सब के लिए। और मैंने उसी दिन सिविल सर्विस की तैयारी आरम्भ की थी 2011 से। उसके बाद 2012 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। उस वक्त वैसे मैंने फॉर्म इसीलिए भरा था कि मैं एक एक्सपीरियंस ले सकूं, क्योंकि मेरा ऑप्शनल तैयार नहीं था, GS तैयार नहीं था, तो मेरा सीरियस अटैम्प्ट था नहीं। 2013 में मैंने दोबारा अटैम्प्ट दिया। उस वक्त हिंदी मीडियम के लिए कहा जा रहा था कि अभी हिंदी मीडियम का दौर ख़त्म हो गया है, CSET लॉन्च हुआ था, तो उसी वक्त आंदोलन का दौर भी था। उस साल मैंने दिया दोबारा, मैंने मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। मेरे मार्क्स आए थे मेंस में, सर ये आवाज़ कट हो रही है, सही है? मेरे मेंस में मार्क्स आए थे 450। उसके बाद मेरे व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, मेरे को तैयारी छोड़नी पड़ी इस दौरान। मैं तैयारी से बिल्कुल कट हो गया, मैंने फॉर्म भी नहीं भरा। 2014 में मैंने फॉर्म नहीं भरा, 2015 में नहीं भरा। तो मेरे को एक ऐसी जॉब की ज़रूरत थी कि ताकि मैं ये तैयारी में सस्टेनेबिलिटी ला सकूं, क्योंकि मेरा फोकस यही था, मेरे को सिविल सर्विस में आना है। तो फिर मैंने SSC दी। मेरा अच्छा सौभाग्य ये रहा कि वो SSC का वो बैच 2015 का, उसमें किसी तरह की कोई विसंगतियाँ नहीं हुई और वो बैच बड़ा क्लीन निकला। तो मेरे को कैग ऑडिटर उस वक्त मिला। फिर अभी मैं मुंबई में पोस्टेड हूँ। 2016 में मैंने दोबारा दिया प्री, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। लेकिन एक उस वक्त सबसे बड़ा डर मेरे अंदर ये था कि 2013 में जब मैंने मेंस दिया था, उस वक्त मेरे को 450 मार्क्स थे, और अभी मेंस की कट ऑफ जा रही है 850। सबसे बड़ा डर ये लगता है कि अब मैं मेरे मार्क्स दुगुने इंप्रूव कर पाऊंगा कि नहीं। अभी लड़के जब प्री में 4-4, 5-5 नंबर से रुक जाते हैं, उनको डर लगता है कि यार मेरा नहीं हो पाएगा। तो इस डर से लड़ना सबसे बड़ी बात है, और मेरे को तो मेंस में दुगुने मार्क्स इंप्रूव करने थे। एक और चीज़ बताऊँ, मेरा CSET बहुत अच्छा था। 2013 में मैं निकला CSET के दम पे। मेरे GS में 80 मार्क्स थे, और अभी GS की कट ऑफ जा रही है 115, 120 भी जा सकती है कभी भी। तो GS में मेरे को 200 में से 40-45 मार्क्स बढ़ाने थे, जो कल्पना करने में डर लगता है। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा भी एहसास है कि आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने अंदर, या 2013 में जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैंने कितनी तैयारी की और मेरे इम्प्रूवमेंट के चांसेस क्या हैं, तो फिर आप ये सोच सकते हो कि हाँ, मैंने यहाँ इतना नहीं पढ़ा। जैसे 2013 में मैं दोपहर को 3-3 घंटे सो जाता था, तो मेरे को लगा कि 3 घंटे तो मैं यही बचा लूँगा। फिर फ्रेंड्स से मिलना जुलना 2013 में बहुत ज़्यादा होता था। मैं सोच रहा था अगर ये समय मैं कट करूँ किसी भी तरीके से तो मार्क्स इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। तो 2017 में मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि हाँ इस बार मेरा हो जाएगा। प्री में भी मेरे को ये था कि अगर
अच्छा, एक चीज़ और है, हमेशा ये होता है कि हम प्री को बहुत ही नॉन सीरियसली लेते हैं। मेरी प्री की बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन नॉन सीरियसली कभी भी नहीं लेना चाहिए। चक्कर ये होता है कि अगर आप प्री की कट ऑफ के आसपास भी होते हैं कहीं भी प्री देने के बाद में, सपोज 115 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपके 117 है, तो जब तक प्री का रिजल्ट फाइनल नहीं आता, आप बहुत अच्छे भी पढ़ें लेकिन कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई नहीं होगा। तो हमेशा ये देखो कि आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि जो प्री और मेन प्री और का जो डेट होती है और जो प्री का रिजल्ट आता है, उसका बीच का जो 1-1.5 महीना होता है, उसमें आपका हाई कंसंट्रेशन और हाई जो लेवल है ऑप्टिमम काम करने का, वो तभी आ पाएगा जब प्री में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कम 5-10 नंबर ऊपर हो। आपकी परफॉर्मेंस लेवल वैसे ही बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन वैसे ही हाई हो जाएगा। तो ये मेरा प्री का रहा। उसके बाद मैं प्री का रिजल्ट आने के बाद मेरे साथ एक फिर ट्रेजेडी हुई इस साल। मेरा हुआ अपेंडिक्स, मेरे को अपेंडिक्स का दर्द उठा। पैसे की थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा हिंदुराव में ऑपरेशन करवा लेता हूँ, पैसे वैसे लगेंगे नहीं। तो क्योंकि इमरजेंसी में ही होता है कि आप गवर्नमेंट में कराओ प्राइवेट में कराओ तो आपका तुरंत ऑपरेशन हो जाएगा। बाहर मैंने पता किया 40-50 हज़ार रुपये मांग रहे थे, तो मैंने हिंदुराव में ऑपरेशन करवाया। मेरी अपेंडिक्स उस वक्त फट चुकी थी। अब उनको करना ये था कि पूरा काट के उसको क्लीन करना था, लेकिन उन्होंने किया ये कि सिर्फ 3 टांके लगा के मेरे को छोड़ दिया। मेरे को 7 दिन बाद मौत बढ़ गई। उसके बाद मैं लगातार 1 महीने तक परेशान रहा। प्राइवेट सर्जन के पास मैं जाता था, हर अल्टरनेट डे कैब बुक करके, वो पट्टी डालता था, बीटाडिन की हो गई। और उसके बाद 1 महीने बाद मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ। उस वक्त मैं जब कैब में जाता था तो मैं ये याद रखता हूँ, क्योंकि 2011 से मेरी जर्नी आरंभ हुई थी। मैंने कैब भी इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे को सिविल सर्विस में आना था। तो मैं जब ये ऑपरेशन हुआ तो मेरे पास एक अच्छा बहाना था तैयारी नहीं करने का, और हम यही करते हैं पूरी तैयारी के दौरान। जब हमें कोई अच्छा बहाना मिलता है, हम तैयारी को पोस्टपोन कर देते हैं। किसी हमारी महिला मित्र की शादी हो जाती है तो हम तैयारी को पोस्टपोन कर देते हैं, डिप्रेशन का बहाना बना के चले जाते हैं। मेरे पिता बीमार हो जाते हैं, उनको डेंगू हो जाता है, मैं बहाना बना के 1 महीने वहाँ चला जाता हूँ। मेरी बहन की शादी होती है, मेरे को एक अच्छा बहाना मिल जाता है कि बहन की शादी है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। हम पूरी जिंदगी यही करते हैं, बहाने ढूंढते हैं, ताकि उस बहाने के बहाने हम गिल्ट से बच जाते हैं। लेकिन गिल्ट से आप बच सकते हो, लेकिन आप असफलता से नहीं बच सकते अगर आप बहाने बनाते रहोगे। तो उस वक्त मेरे को ये था कि अभी मेरे पास बहाना है, लेकिन इस बहाने के ऊपर मैं डिपेंड नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं होना जस्टिफाई कर सकता हूँ अपने घर वालों के सामने, लेकिन मैं असफलता को तो रोक नहीं पाऊंगा अगर मैंने मेहनत नहीं की। तो जब मैं वहाँ जाता था डॉक्टर के यहाँ कैब में, तो मैं कैब बुक करके जाता था, जाते हुए पढ़ते हुए जाता था, आते हुए पढ़ते हुए जाता था। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं मैथ्स लेकर आऊँ, तो मेरे पे इतनी दया करना, जब आपके पास एकदम फ्री टाइम होता मुझे बुलाना, मुझे वेट ना करना पड़े 1-आधे घंटे का। वो डॉक्टर थे सुधांशु मिश्रा, बहुत अच्छे इंसान थे। तो वो मेरे को पहले ही मैसेज कर देते थे कि अमित इतने बजे आना, मेरे पास कोई पेशेंट नहीं होगा। मैं उसी वक्त जाता था। 1 महीने मेरा ये दौर चला। उस वक्त थोड़ी मेंटल फ्रस्ट्रेशन आती है, लेकिन मैंने घर वालों को नहीं बताया। मेरे को लगा कि इनको टेंशन होगी तो मुझे भी टेंशन होगी, बेमतलब का। ये होता है कि आपको, उनको अगर चिंता होती है तो आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं फोकस कम होता है। आपको हर तरह का फोकस जो आपको आपके फोकस को कम कर सकता है पढ़ाई में, ऐसी चीज़ों से बचना है। वो कुछ ही हो सकता है। आप अपने पेरेंट्स को ये बताते हो मैं बीमार हूँ, उनको जो चिंता होती है उससे भी आपके फोकस पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वो चिंतित होंगे, आप चिंतित होंगे। इन सब चीज़ों से बचना होगा, तभी ये होगा कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे। जस्टिफाई ये नहीं है कि आप दुनिया के सामने कर पाएंगे, लेकिन खुद के लिए तो आदमी जस्टिफिकेशन ढूंढता है कि जो मैंने किया, जो मैंने समय दिया, क्या उसका रिजल्ट मेरे को मिला या नहीं मिला। तो ये जर्नी रही। उसके बाद सब कुछ अच्छा रहा। मैं 2011 में था, तब सर अभी टेस्ट स्टडी से मुझे कोई कॉल नहीं आया था सिलेक्शन के बाद, क्योंकि शायद भूल गए थे सर आशुतोष सर। हालांकि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सर निजी तौर पर कितने लोगों को जानते होंगे, लेकिन मेरे लिए डिवाइन फीलिंग होती थी जब मैं इस क्लास में बैठता था, क्योंकि मैं जब बचपन से देखता हूँ और अब तक देखता हूँ, सर अकेले ऐसे मेरे टीचर हैं जिनकी क्लास में बैठ के मुझे इतना अच्छा लगता था, अच्छा महसूस होता था। तो मैं खुद अभी 1-2 दिन में मुंबई में बिजी था, मैं वहीं पोस्टेड हूँ, तो मैंने खुद कॉल किया आशुतोष सर को, सर मुझे सर से मिलना है। मेरा आज घर जाने का प्लान था, लेकिन हालांकि वो तो अभी मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, क्योंकि दोबारा मुझे इस साल का अटेम्प्ट देना है। तो मैंने कहा मुझे सर से मिलना है, तो मैं आया था यहाँ पे। उस 2011 के बाद में अभी जब मेरा इंटरव्यू कॉल आया था, तब मैं दोबारा यहाँ आया था 1 दिन के लिए इंटरव्यू की क्लासेस लेने के लिए। मैं उस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि सर की क्लास में बैठने का दोबारा मौका मिले मुझे। तो वो मौका मुझे इंटरव्यू क्लास में मिला।
मुझे बहुत सच में बहुत अच्छा फील होता है। अभी मेरी इच्छा ये थी, मैं सोच रहा था एक्सपेक्टेड कि अंडर 50 आ जाऊंगा, लेकिन यूपीएससी में लक फैक्टर बहुत काम करता है। आप मेहनत से लिस्ट में आ सकते हो, लेकिन जो रैंक है उसमें थोड़ा लक फैक्टर ये काम करता है कि इंटरव्यू ही में 100 मार्क्स का डिफरेंस होता है, किसी को 110 मिलते हैं, 210 मिलते हैं। आप डेस्टिनी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो वो एक्सपेक्टेड मार्क्स आए नहीं मेरे, तो इसलिए नहीं तो मेरी इच्छा ये थी कि मैं सेकंड क्लास में फिर से 10-15 दिन बैठूं, वो क्योंकि आगे कभी भविष्य में शायद मौका ना मिले बैठने का, तो वो नहीं हो पाया। वो शायद संभवतः अगले वर्ष होगा, सेकंड क्लास में दोबारा बैठने का मुझे मौका मिलेगा। तो ये मेरी अभी तक की जो है वो जर्नी रही थी। इस पूरी जर्नी में अगर मैं देखता हूँ मेरे साथ में जितने स्टूडेंट्स आए प्रिपरेशन के लिए, उसमें एक स्टूडेंट है जो भी मेरे साथ हैं, मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो सर। इसमें सबसे जो कठिन समय ये होता है कि आपका अगर मार्क्स कम आए या आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ उठापटक हुआ, आप इस तैयारी को छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि आपको भागने का एक मजबूत बहाना मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि आप कहीं भी सेटल हो जाओगे, लेकिन अगर आपने पूरा प्रयास नहीं दिया इस सर्विस को, सिलेक्शन होना ना होना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको हमेशा ये दुख तो सताता रहेगा कि काश मैंने अपना 100% दिया होता। तो उस गिल्ट से हमेशा बचना, मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो गिल्ट ना रहे। जब भी अगर आपका सिलेक्शन ना हो, आप फाइनली यहाँ से जाएं, तो उस गिल्ट के साथ जीवन में मत जीना कि शायद मैं ये करता तो शायद मेरा हो जाता। समय लग सकता है, समय इसलिए लग सकता है, जब मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को कि किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहा है, दूसरे अटेम्प्ट में निकल रहा है, मेरे तो देखो इतने साल हो गए, तो लड़कों को ये लगता है फिर अगर 3-4 साल हो जाए, यहाँ तो एक बारिश के बाद दूसरे बारिश का मौसम कब आता है पता नहीं चलता। तो 1 वर्ष 2 वर्ष कुछ अभी 2011 मेरे को ये लग रहा है कि कल की बात है, तो समय कोई बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे नहीं है। तो हमें एक तो ये है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी हो, उसकी वजह से हमारी तैयारी कभी भी कितनी बार के लिए भी छूटे, हम अगर बार बार इस सर्विस में आने के लिए प्रयास करते रहेंगे तो शायद प्रकृति हमें मौका देगी आने के लिए। दूसरा ये चीज है, इस सर्विस का हुआ अपने दिमाग में बहुत बड़ा मत होने देना। अभी आप देख रहे हो कि मैं जब मेरा इतना साल का समय रहा है, ये सर्विस मेरे दिल के कितने करीब रही होगी, लेकिन फिर भी जिस दिन मेरा रिजल्ट आ रहा था, उस दिन जब मैंने कहा कि मेरे एक फ्रेंड है, वो भी मेरे साथ ही रहते हैं, वो बार बार मुझे ये कह रहा था कि अमित तू हर चीज के लिए तैयार है ना। हर चीज का मतलब उसका ये था क्या तू फेल होने के लिए तैयार है ना, क्योंकि अगर आप फेल होने के लिए तैयार नहीं है तो आप अगर फेल हो जाते हैं तो कैसे झेलेंगे उस 1 महीने बाद फिर ये दोबारा। और अभी तो अच्छा हो गया कि 1 महीने का यूपीएससी समय देता है, पहले तो 7-7 दिन का समय देता था, तो यूपीएससी 100 मनाने का समय भी नहीं देता है। तो आप कोई भी तैयारी करें किसी भी चीज की, ये याद रखें कि आप फेल होने के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि असली विजेता वो है जो अपने फेलियर को गले लगाता है, तभी आप सुधार कर पाएंगे। तो जब आप 100% दें किसी भी चीज में, तो तब फेल होने के लिए तैयार हैं। मेरे पापा आए थे, मेरा पहला इंटरव्यू था वैसे ये, मेरे पापा आए थे मुझे यूपीएससी तक छोड़ने के लिए, तो मैंने पापा को ये कहा था, अब उम्मीद होती है घर वालों की बेटा ये इस सर्विस में, मैंने ये कहा था कि पापा मेरे फेल होने के लिए आप तैयार रहना। जब अगर आपको ये सूचना मिले मेरा नहीं हुआ, तो उस वक्त अगर आप थोड़ा ही बहुत भी मेंटली परेशान हुए तो वो इफेक्ट मेरा दोबारा दिखेगा, मेरी तैयारी पे फोकस पे प्रभाव पड़ेगा। तो कभी अपने घर वालों को ये उम्मीद बहुत मत बंधवाई कि मैं इसी साल में निकाल लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जो आपको करना वो करिए, अंडरग्राउंड करिए, किसी को बताइए मत, अपने घर वालों को भी मत बताइए ना, उनको सपने दिखाइए। मेरी मम्मी हमेशा बोला करती थी, मैंने बोला कि गाड़ी ले लो, पापा परेशान होते हैं, तो मम्मी बोलती थी तेरे सिलेक्शन के बाद लेंगे, कोई भी काम होता था तेरे सिलेक्शन के बाद करेंगे। फिर एक दिन मैंने उनको डांटा कि अगर मेरे सिलेक्शन की वजह से आप अभी तक रुके हुए हो तो नहीं होगा तो क्या होगा, ये बहुत संभव है ना मेरा नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने 3-3 बार इंटरव्यू दिया, मेरे मित्र रहे जिनका फाइनली नहीं हुआ, उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ डेस्टिनी बहुत बड़ा फैक्टर है। आप मेहनत से इंटरव्यू तक आ सकते हो, लेकिन आगे की जर्नी में बहुत बड़ा डेस्टिनी का रोल है, आपका भाग्य क्या कहता है। तो मैंने ये कहा कि आपकी जो जीवन है मम्मी, तो वो वैसे ही चलना चाहिए जैसे चल रहा है। अगर आप ये उम्मीद बांध के बैठे रहें कि बेटे का होगा तभी हम करेंगे, तो मेरी असफलता को आप पचा नहीं पाओगे। तो हमेशा अपने पेरेंट्स को दिमाग से मजबूत बनाइए, उनको बड़े सपने मत दिखाइए, उन्हें ये विश्वास मत दिलाइए कि आप अगले साल में ही कर लेंगे। इसके साथ साथ ये करिए कि आप में जितनी आपको ये प्रायश्चित नहीं होनी चाहिए, ये गिल्ट कभी नहीं होनी चाहिए कि इस साल शायद मैंने ये किया होता तो शायद मेरा हो जाता।
क्योंकि हजारों लड़के होते हैं जो पीटी में 1 नंबर से रुकते हैं। उनको शायद ये गिल्ट तो होता होगा कि उस दिन वो फेल की पार्टी में नहीं गया होता तो 1 नंबर तो मेरा बढ़ जाता। इस चीज से बचना हमेशा, क्योंकि ये सबसे बुरी चीज होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो अपने ऊपर हावी कर लेता है, दूसरा वो खुद काम नहीं करता है। और दोनों मिलके हमें एक पूर्ण असफल इंसान बनाती हैं। हो सकता है इस तैयारी के बाद बहुत सारे लड़के यहाँ से असफल होकर जाएं, उनका सिविल सेवा में चयन ना हो, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो अपने जीवन में असफल है। जैसा कि मैंने कहा कि डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है इस सर्विस में, लेकिन अगर आप असफल भी होके जाते हैं यहाँ से इस सर्विस में, अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, आपने वो सब किया है जो इस सर्विस के लिए करना चाहिए, आपने अपना 100% दिया है, तो आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। क्योंकि ये सर्विस हमें एक लाइफ लेसन सिखाती है। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की रिक्वायरमेंट अलग है, बहुत बड़े पैशन की मांग करती है, आपको एक दृढ़ इंसान बनाती है कि आप इतने समय तक टिके रहे। आप अपने साथ वालों को देखते हैं, अभी आप तो सब नए होंगे, सब होता है, अभी प्रिपरेशन के लिए आए होंगे। सबसे बुरा समय किसी भी स्टूडेंट के लिए वो होता है जब आपके साथ वाले बोझ रिश्ते बांध के दिल्ली से वापस आते हैं, आपको रोना आता है कि क्या कैसे मैं भी किसी दिन ऐसे ही रहूंगा क्या। तो भगवान करे आपको वो दिन ना देखना पड़े, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, नहीं भी होता है, वो दिन भी आता है। तो मेरे ऐसे दोस्त यहाँ से गए हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उनके जाने पर दुख इसलिए नहीं होता है, अगर उन्होंने बहुत मेहनत की, मुझे पता है कहीं भी जाएंगे तो सफल होंगे। तो यहाँ से असफल होकर एग्जाम में भले ही चले जाना, लेकिन जीवन में सफल होकर मत जाना, अपना 100% देना। और वही जब तक आप आत्मा से खुश हो तब ही आप आगे कुछ कर सकते हो। अभी मैं आशुतोष सर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 2010 से पहले जो स्टूडेंट्स आते थे उनमें सच में क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। राहुल थे, जयप्रकाश मौर्य थे। राहुल की आंसर राइटिंग मैंने खुद भी देखी है, यहाँ जब सर का स्टूडेंट था, बहुत ही अल्टीमेट आंसर राइटिंग थी उनकी सर। मार्क्स भी शायद 382 आए थे, 384, हाँ 384, जो बहुत अचरज की बात है। अभी तो मार्क्स पता चलने हमारे कितने आते हैं, लेकिन उस वक्त सच में जो स्टूडेंट्स का लेवल था वो बहुत हाई था। अभी जब हम भी देखते हैं किसी स्टूडेंट से मिलते हैं तो नहीं है वो लेवल। उसका कारण ये है कि फोकस बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसका सबसे बड़ा कारण है इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट क्रांति ने जितना एक लेमैन को, मेरे जैसे स्टूडेंट को सफलता दिलाई है, मेरी सफलता में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उतना ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीछे लेके जा रही है। लोग अभी व्हाट्सएप यूज करते हैं पूरे दिन फेसबुक यूज करते हैं, अनवांटेड न्यूज देखते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। क्या आप पूरे दिन ऐसी ही न्यूज देखते हैं इंटरनेट पे जो यूपीएससी से रिलेटेड है? उसका जवाब है नहीं देखते। हमारे जीवन का कितना हिस्सा इंटरनेट खा जाता है, सबसे बड़ा हमारा फोकस खा जाता है। क्योंकि अगर हम हर 20 मिनट में भी एक बार अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं तो वी आर नॉट फोकस्ड, हमारा कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो इंटरनेट क्रांति लाभकारी क्यों हुई? क्योंकि इसने, पहले ये होता था किसी टॉपर से मिलना बड़ा दुविधाभर होता था, पर्सनल मुलाकात हो नहीं पाती थी। यहाँ कोई टॉपर आता था, भले ही राहुल है, जयप्रकाश मौर्य है, वो आधे घंटे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके चले जाते थे, लेकिन उनकी जर्नी क्या रही है, मेरे को क्या वास्तव में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी स्ट्रेटेजी में क्या प्रॉब्लम है, वो डिस्कस पर स्टूडेंट उनके लिए भी कर पाना संभव नहीं है, वो आज भी संभव नहीं है। लेकिन इंटरनेट ने ये कर दिया है कि आज आप टॉपर्स की वीडियो देख सकते हो, हर टॉपर की ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी देख सकते हो, आप इथिक्स पेपर की स्ट्रेटेजी देख सकते हो, जीएस पेपर में किसी टॉपर की क्या स्ट्रेटेजी रही है वो देख सकते हो। आपको टॉपर के बहुत नजदीक ला दिया है। अब कमी सिर्फ आप में है अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आज एक लड़का होता था जो इलाइट ग्रुप से जुड़ा होता था। इलाइट ग्रुप मतलब उसके फ्रेंड्स होते थे, वो सिलेक्टेड हैं, मम्मी पापा सिलेक्टेड हैं, चाचा चाची सिलेक्टेड हैं। एक मेरे जैसा आता था जिसका कोई जानकार, अभी भी मेरा व्यक्ति, मैं जिस दिन इंटरव्यू देने गया उस दिन मेरे को ऐसे लड़के जानकार मिले जो इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं तो मेरे जानकार का जानकार कोई होता था जिसने इंटरव्यू दिया है। अब शायद संभवतः बनेंगे ऐसे जो सिलेक्टेड हैं। तो ये स्टूडेंट्स के नहीं होते हैं, हम जैसे स्टूडेंट्स के कि उनके सिलेक्टेड लोग हैं वो जानकार होते हैं, लेकिन इंटरनेट ने उन लोगों को हमारे करीब ला दिया है जो सिलेक्टेड हैं, और उन्होंने इंटरनेट पे सब कुछ बता दिया है कि कैसे तैयारी करना चाहिए, मैंने कैसे तैयारी की और मेरी तैयारी में क्या कमियां रही। तो इसका फायदा उठाइए इंटरनेट का, इससे नुकसान मत होने दीजिए। इसने आप में और उस स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं छोड़ा है जो उस ग्रुप से आता था जिसके सब जानकार IAS थे या अच्छी सर्विसेज में थे। तो ये ध्यान रखिए, थोड़ा इनसे दूर रहिए व्हाट्सएप से। मेरा फेसबुक अभी भी डीएक्टिवेट है, मैंने पिछले 1 साल में 3-4 बार बीच में एक्टिवेट किया, वो भी कभी ये था कि किसी फ्रेंड्स
कि किसी फ्रेंड को देखना है कि क्या कर रहे हैं, उत्सुकता होती है हमारे क्लासमेट कहाँ है क्या नहीं है, उस देख के दोबारा मैं डीएक्टिवेट, पिछले साल में सिर्फ 3-4 बार एक्टिवेट किया होगा। व्हाट्सएप मेरा अभी भी काम नहीं है, फोन में अभी भी ये रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये फोन है मेरे पास अभी भी, क्योंकि व्हाट्सएप रखोगे आपके क्लासमेट आपको मैसेज करेंगे, आप जवाब नहीं दोगे तो आपको ये लगेगा कि वो ये सोच रहे हैं कि यदि जवाब क्यों नहीं दे रहा। इससे ऐसा फोन रखोगे आपको व्हाट्सएप नहीं कर पाए, परेशान नहीं कर पाए। तो आपको फोकस रखना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, और लोग नहीं समझेंगे आप इतनी बड़ी सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखो, फिर तैयारी करो तो अच्छा लगेगा। अब मुझे लग रहा है कि आप जीएस का मुझे नहीं पता, यहाँ के इंस्टीट्यूट्स पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। जीएस में मैंने 2011 में आया था, मैंने तैयारी की थी एक किसी इंस्टीट्यूट से, मैं संतुष्ट नहीं था उस तैयारी से। तो उसके बाद सिलेबस चेंज हो गया, तो वो तैयारी मेरे किसी काम आई भी नहीं, और जो फिर नई तैयारी हुई वो मैंने खुद ही की, किसी कोचिंग सेंटर से। मैं किसी तरह एक जीएस वर्ल्ड यहाँ कोचिंग थी, उसका मैंने मॉक इंटरव्यू का प्रोग्राम लिया था, एक मॉक इंटरव्यू दिया था। बाकी किसी भी कोचिंग जीएस मतलब जीएस से रिलेटेड मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है उनका कैसा रहा है। नोट्स के मामले में मुझे लगता है कि जीएस जो है वो खुद आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप जीएस को कैसे देखते हैं। जीएस में ये है कि कोचिंग वाले बहुत कुछ नहीं करवा सकते, कन्वेंशनल पार्ट होता है वो आपको करवा देंगे। सपोज आपका इस साल सिलेक्शन नहीं होता है, अगले साल तो मैटर ही बदल जाएगा, क्योंकि करंट में क्या मुद्दे चल रहे हैं, उनका कन्वेंशनल पार्ट से क्या रिश्ता है, उस पे क्वेश्चन बनेगा। सपोज अभी महाभियोग सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, तो महाभियोग पे क्वेश्चन बनता है, तो इस साल के मेंस के लिए महाभियोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन पिछले साल हो सकता था समाधान का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। तो जिस साल आप मेंस दे रहे होंगे उस साल जीएस के लिए क्या प्रासंगिक है वो बदलता रहेगा, इसलिए जीएस की कोचिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं है। ऑप्शनल का 5 साल पहले भी बहुत रोल था, जब ऑप्शनल हुआ करते थे, आज भी बहुत बड़ा रोल है। वो इसलिए क्योंकि ऑप्शनल में आपको एक ऑनरेबल मार्क्स मिलते हैं, जीएस में आप बहुत बड़ा ऑप्शनल के मार्क्स में बड़ा डिफरेंस होता है। लड़कों को अभी 300 भी मिलते हैं, 360 भी मिलते हैं, 360 तो नहीं संभव, 340-50 मिलते हैं अभी भी। हाँ 310, 12, 20 तक जाते जाते एग्जॉस्ट कर जाते हैं। मेरे को मार्क्स मिले थे, मैं बताऊं 2013 में ऑप्शनल में 200, बाकी जीएस में मिले थे 250। हालांकि उस वक्त मेरी व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, वो कारण उत्तरदायी रहा था। इस बार देखते हैं कितने मिलते हैं, लेकिन ऑप्शनल आपको बचा देगा। ऑप्शनल में आप बहुत ऑनरेबल मार्क्स ला सकते हो, जीएस में आप बहुत ज्यादा मार्क्स ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। मार्क्स में डिफरेंस सिर्फ दो तीन चीजों में पड़ता है। ऑप्शनल में जो सिलेक्टेड लड़के भी हैं, रैंक अच्छी इसलिए आती है क्योंकि उनके ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इथिक्स में मार्क्स का बड़ा वेरिएशन होता है, इथिक्स में जो टॉपर होगा उसके अच्छे मार्क्स होंगे। फिर निबंध में बड़ा मार्क्स का वेरिएशन होता है। फिर होता है इंटरव्यू में, लड़कों को 110 भी मिलते हैं, 210 भी मिलते हैं। ये 3-4 चीजें जिन पे बहुत ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है। बाकी जीएस के पेपर 1, 2, 3 में वही 90-110 के बीच में स्टूडेंट्स कहीं चलते हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है ऑप्शनल हमेशा। और दूसरा, ऑप्शनल 2011 में मैंने दिया, भले ही इस साल दिया, कोई डिफरेंस नहीं है, वही चीजें पढ़नी है। और मुझे लगता है कि मैंने मणिकांत सर के अलावा किसी और के नोट्स पढ़े नहीं है। और 2013 का मेरे को अच्छी तरीके से याद है, जब मैं ऑप्शनल लिख रहा था हिस्ट्री, तो मेरे आगे हिस्ट्री का जिस दिन पेपर होता है तो उस दिन हिस्ट्री के सारे स्टूडेंट्स को एक ही कमरे में बैठा देते हैं। तो जितने लड़के थे, हम 8 लड़के थे उस दिन उस सेंटर पे, 6 के पास द स्टडी की बुकलेट थी, शायद 2 में एक मैं था जो घर से ही पढ़ के गया था, जिसने ओपन नहीं कर रखी थी। तो वो सेंटर में भी 8 में से 6 स्टूडेंट द स्टडी की बुकलेट खोल के बैठे थे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, हिस्ट्री का कोई भी स्टूडेंट जिसका ऑप्शनल हो, भले ही मणिकांत सर का स्टूडेंट रहा हो या ना रहा हो, उसने मणिकांत सर के नोट्स जरूर पढ़े होंगे। मुझे इतना पक्का विश्वास है, क्योंकि मैं इतने तैयारी के दौरान आप जब मेंस लिख रहे होंगे तब आपको पता चलेगा, अगर आपका जो ऑप्शनल है, कि कितने सारे जो लड़का मेंस लिख रहा है वो सर के अंधे होके नोट्स पढ़ता है, क्योंकि उन नोट्स का कोई तुलना नहीं है। 2013 में भी ऐसा बहुत कम होता है कि सर ने जो पढ़ा, ऐसा सर एक पढ़ाने के अलावा एक सोच डेवलपमेंट करवाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी बहुत वेरी करता है। तो जो आंसर राइटिंग की स्ट्रेटेजी है, उसमें कैसे चीजों को बांधना है, कैसे एक चीज को दूसरे चीज से कनेक्ट करना है, वो आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। फिर भी ऑप्शनल में मुझे याद है कि एक क्वेश्चन था जो डायरेक्ट आया था, जो राष्ट्रवाद है वो
नव उपनिवेशवाद वो राष्ट्रीयता मूलक है कि ऐसा कुछ। नवोपनिवेशवाद एक आर्थिक प्रघटना है अथवा राष्ट्रवाद। हाँ, इसकी एक शब्द भी चेंज नहीं हुआ था इस क्वेश्चन में, 2013 की बात है ये। अभी भी पूरा जो ऑप्शनल है उसमें आप अगर मणिकांत सर के आपने शुरू से लेकर लास्ट तक सारे नोट्स पढ़े हैं, उनको पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, उनको पचाया है, जैसा कि सर कहते हैं पचाना सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने उनको पचाया है तो आप पूरा पेपर कर दोगे और बहुत ऑनरेबल मार्क्स आएंगे। क्योंकि जीएस में कुछ और देखते हैं, वो जीएस में ये देखते हैं आप कितना तथ्यात्मक रूप से भी जानते हैं, कहीं ना कहीं इसका रोल होता है। ऑप्शनल में मुख्यतः वो आपकी समझ चेक करते हैं कि आप कितनी गहराई से जानते हैं, और जीएस में बहुत गहराई से जानने का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ऑप्शनल में ये देखते हैं कि ये कितनी गहराई से इस घटना को समझता है, वो सर सिखाते हैं या वो सर बताते हैं। दूसरा, सर का हालांकि जीएस मतलब जीएस सर जीएस की क्लास नहीं चलाते हैं, लेकिन ऑप्शनल में उन्होंने हमें वो दिशा दी सर ने कि एक सब्जेक्ट को दूसरे से इंटरलिंक कैसे करना है। हिस्ट्री में तो ये काम आता ही आता है, सर किसी भी घटना को बताते हैं कि जैसे उपनिवेशवादी था उसके आर्थिक कारण क्या थे, फिर अन्य कारण क्या थे, जो भी थे, राष्ट्रवाद उभरता हुआ राष्ट्रवाद था, ईसाई मिशनरियों का योगदान था, जो भी है, ये जीएस में हमारे सबसे ज्यादा काम आता है। क्योंकि आप ऑप्शनल में तो सर ने, मुझे लगता है कि ऑप्शनल में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सर ने जो लिखा दिया वो पचा लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जीएस में अगर आपने ये सोच डेवलप कर ली कि एक सब्जेक्ट को दूसरे से जोड़ना कैसे है, तब आपके जीएस में मार्क्स आएंगे। क्योंकि इकोनॉमी भूगोल से टूटी हुई नहीं है, ये जुड़ी हुई है, न ही इकोनॉमी इतिहास से टूटी हुई है। तो हर घटना का दूसरे से पूरी तरह संबंध है। जैसे अभी मैं बताऊं आपको, अगर ताजमहल है, ताजमहल पे कोई क्वेश्चन आता है आर्ट एंड कल्चर में जीएस के अंदर, तो हम उसके फीचर्स लिखेंगे जीएस में कि ये फीचर थे, संगमरमर का बना है, नक्काशी का जालीदार काम बहुत अच्छा हुआ है, अगरदस्ते तकनीक का प्रयोग हुआ, उसमें 4 मीनारें हैं, अंदर जो जल प्रणाली उसका प्रयोग हुआ भवन को ठंडा रखने के लिए। लेकिन ऑप्शनल की वजह से हमें ये सोच मिलती है कि ताजमहल बनाया गया, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि शाहजहां के काल तक आते आते सैनिक दृष्टि से मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। तो कहीं ना कहीं जब कोई साम्राज्य कमजोर होता है तो बहुत बड़े बड़े भवन स्थापत्य बनाता है, ताकि आम जनता को ये लगे कि आज भी साम्राज्य बहुत मजबूत है। तो जो आंदोलन होते हैं वो स्थापत्य को देख के डर जाते हैं कि उस साम्राज्य इतना बड़ा स्थापत्य बना सकता है, उसको कितना ताकतवर होगा। तो सर ने उसमें एक लाइन लिखवाई थी, सफेद संगमरमर की चकाचौंध से उस उभरते हुए जो विद्रोह था उसको ढकने का प्रयास किया गया था। ये सोच आपको सर बताते हैं जो कहीं नहीं मिलेगी आपको। आप आर्ट एंड कल्चर का, ताजमहल का, किसी भी इंस्टीट्यूट की किसी भी नोट्स उठा के देख लेना, आपको ये सोच नहीं मिलेगी। अगर ये लाइन आपने आर्ट एंड कल्चर में जीएस के पेपर में लिख दी तो आपके नंबर बाउंस होंगे, क्योंकि उस एग्जामिनर को ये लगेगा कि ये ताजमहल बनने के पीछे की सोच को दिखाता है। तकनीक एक बहुत छोटा सा पक्ष है, लेकिन सोच क्या थी वो दिखाता है। ये आपको यहाँ मिलेगा और आगे हमेशा काम आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने जितने साल यहाँ कोचिंग की, जितने साल मैं यहाँ रहा हूँ, मैंने कोचिंग सिर्फ यही ली है और जीएस की ली मेरे काम नहीं है। लेकिन मेरी जीएस की पूरी जो स्ट्रेटेजी थी उसमें हर बार जब आंसर राइटिंग करते थे सर की ये बात याद आती थी कैसे एक चीज को दूसरे से इंटरकनेक्ट करना है। तो ये आंसर राइटिंग अपने लाना सबसे बड़ी चीज आपकी आंसर राइटिंग है। अभी भी मैं कहता हूँ मेरे ज्ञान का दायरा 2013 से 2017 मैंने मेंस दिया, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था। 2013 में भी मैं बहुत ऊपर चला गया था, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है, उसको नहीं पता आप कितना, आपका दिमाग कितना साफ है, कितनी उसमें चीजें फील्ड है, वो आपको भी के माध्यम से आप रिप्रेजेंट होते हैं। तो आंसर राइटिंग एक बहुत ही प्राइम फैक्टर है। हम हर वक्त डरते हैं कि हम आंसर राइटिंग ना करें। अभी भी आशुतोष सर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अभी हम रोज सुबह बच्चों को एक क्वेश्चन देते हैं आंसर राइटिंग के लिए। जब हमारे सर टेस्ट लेते थे, आजकल तो बहुत ज्यादा टेस्ट ले रहे हैं, तब 10-12 एक टॉपिक पूरा खत्म होने के बाद एक टेस्ट होता था। अभी क्लास की स्ट्रेंथ सर कितनी होगी? 200 प्लस। हाँ 200 प्लस लगभग, लेकिन टेस्ट देने आते थे सिर्फ 20 लड़के। आप अगर ये सोचोगे कि मेरा पूरा टॉपिक तैयार होने के बाद ही मैं टेस्ट दूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जिस दिन मेंस होगा ना, जिस दिन मेरा मेंस था उसके एक दिन पहले भी मेरे को ये विश्वास नहीं था मेरा सिलेबस खत्म हो गया, वो कभी नहीं होगा आपको। तो ये डर अपने से खत्म कर दो, मेरा एक टॉपिक तैयार होगा तभी मैं टेस्ट दूंगा, नहीं तो मेरे मार्क्स नीचे आ जाएंगे तो मेरे को बुरा लगेगा। ये यूपीएससी सबसे बड़ी बात है, आपके डर को खत्म करने की एग्जाम है। अपने डर को खत्म करो, आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी यहाँ आके टेस्ट लिख के जाओ, क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग ही आपको मार्क्स दिलाएगी, आपका ज्ञान नहीं दिलाएगा।
मैंने यहाँ विजन कोचिंग इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो मेरे पहले टेस्ट में 50 नंबर थे 250 में से। 2013 के बाद मैं 2017 में आंसर राइटिंग कर रहा था, क्योंकि बीच में मैंने कहा कि मेरी तैयारी छूट गई थी, पूरी तरीके से मैं तैयारी से बाहर था। यूपीएससी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। मेरे फोन अपना इस दौरान था जो परमानेंट नंबर वो ऑफ करके रखा था, ताकि कोई पूछे तो क्या बताऊं मैं कि तैयारी से बिल्कुल ही बाहर हूँ। उसके बाद मैंने 2017 में जो टेस्ट सीरीज दी उसमें मेरे पहला पेपर था, उसमें 50 नंबर थे 250 में से, यानी कि 4 पेपर में आएंगे 200 नंबर, वही 2013 वाला लेवल 450 में रुका था मेंस में आएंगे। फिर मैंने टॉपर्स ने कैसे लिखा है, उन्होंने आंसर राइटिंग में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है। मेरे थर्ड पेपर में जब मैंने थर्ड टेस्ट सीरीज लिखी, मेरे थे 95 में आउट ऑफ 100। उन पहले और तीसरे पेपर के बीच में सिर्फ 18-19 दिन का फर्क था। 18-19 दिन में क्या मैं इतने बड़े लेवल पे चला गया कि मेरा ज्ञान दुगुना हो गया? जवाब है नहीं। 19 दिन में आप मेरा ज्ञान डबल नहीं हुआ, सिर्फ मेरी आंसर राइटिंग में वो चीज आई जो मुझे यूपीएससी डिमांड के पास ले जाता है। तो आप ये देखो कि कितना बड़ा रोल है। अगर मैं कहीं टेस्ट सीरीज नहीं देता तो मैं उसी नंबर पे रुकता, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी। तो आपकी आंसर राइटिंग आपकी तैयारी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर आंसर राइटिंग को बिल्कुल छोड़ देंगे तो आप यकीन मानिए, आप कितना भी पढ़िए, रात दिन पढ़िए, आपका सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि और लोग कैसे लिख रहे हैं या कैसे लिखना, आप गलती क्या कर रहे हैं। जब मेरा मेंस था उसके 3 दिन पहले तक भी मैं आंसर राइटिंग में सुधार करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जाए। तो आपकी तैयारी का एक चरण है आपका जो सिलेबस है उसको पूरी तरीके से तैयार करना, उसको एक इंटरमाइंड फॉर्म में तैयार करना। दूसरा है आपकी आंसर राइटिंग, उस पर हर वक्त फोकस रहना, रोज एक आंसर लिखना, क्योंकि आपको वहां 7 पेपर होंगे। उन 7 पेपर में रोज लिखना है और बहुत फास्टली लिखना है। यहाँ तो आप अपनी मनमर्जी से लिखते हैं, एक आंसर 20 मिनट में लिख दिया, 25 मिनट में लिख दिया, 10 मिनट में लिख दिया। वहां हो सकता है उस आंसर के लिए आपको 5 मिनट भी ना मिले। इतना तेजी से कैसे सोच पाओगे जब आप वेल प्रैक्टिस नहीं हो, आप वेल ट्रेंड नहीं हो। हिंदी मीडियम के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है लिखने की स्पीड कम होना, क्योंकि इंग्लिश में फ्लो होता है। हिंदी में आप एक लाइन लिखते हो, फिर हाथ पीछे आता है, एक फिर ऊपर लाइन खींचोगे, तो स्पीड का थोड़ा इश्यू रहता है इसमें। मैं पिछले साल भी एक स्टूडेंट का देख रहा था यूट्यूब पे, उसने कहा कि मैंने उसकी रैंक में सुधार हुआ था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कि उसने स्पीड पे बहुत काम किया और मैं खुद स्पीड से बहुत जूझ रहा था। मेरे जब मैंने विजन की पहली टेस्ट सीरीज दी थी तो मेरे 4 क्वेश्चन छूटे नहीं थे, मतलब मेरे टाइम से जब मेरा टाइम कंप्लीट हुआ टेस्ट का तो 4 आंसर पर लिख नहीं पाया था। मैंने ऊपर टाइम लिया था 4 आंसर के लिए, यानी अगर मेरा मेन एग्जाम होता तो 4 आंसर छूटते। आपके हर पेपर में अगर 4 आंसर छूटेंगे तो यकीन मानिए बाकी कैसे भी क्यों नहीं होना सिलेक्शन। अगर वो हो सकता है वो 4 आंसर आपको बाउंस करवा दें बहुत ज्यादा। एक आंसर छोड़ना भी जो आपको आता है वो आंसर छोड़ना आपको बहुत पीछे ले जाएगा। हालांकि ये कहा जाता है कि जो आंसर आपको नहीं आ रहा है उसमें झूठ मत बोलिए, गप मत बोलिए, क्योंकि वहां विशेषज्ञ बैठे हैं। लेकिन यहाँ तो आपकी रणनीति की वजह से आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, आंसर छूट रहे हैं। वो आंसर आपको आते थे, उनको आप अच्छे मार्क्स ला सकते थे, लेकिन छूट गई। तो मैं हाथ से ऐसे प्रैक्टिस करता था। उसका मुझे याद नहीं आ रहा, एक ऐसे होता है उसको दबाया जाता है रोज, तो रोज 20 मिनट प्रैक्टिस करता था, क्योंकि ये जो हड्डी होती है ना बड़ी कमजोर होती है। आप एक बार 3 घंटे के लिए लिख लोगे, लेकिन आपको लगातार 4 दिन के लिए लिखना है, दिन में 6-6 घंटे लिखना है। आप देखोगे दूसरे दिन आपका हाथ कांपने लगता है, आपके क्वेश्चन छूटने लगते हैं। तो आप क्या लगातार 4 दिन रोज 6-6 घंटे वहां इस स्पीड में, बहुत हाई स्पीड होती है, उस स्पीड में लिख पाओगे कि नहीं। आप इसीलिए टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। टेस्ट सीरीज दोगे आप तो आपको ये पता चलेगा कि आपके हाथ की स्पीड क्या है, क्या आप क्वेश्चंस पूरा कर पाओगे कि नहीं तो आपको एग्जाम में जाके एक्सपीरियंस होगा कि आपके क्वेश्चन छूट गए, जो कि आपको एग्जाम से 2-3 महीने पहले पता चल जाना चाहिए कि आपकी स्पीड क्या है और उस स्पीड के हिसाब से आप कितना एक्वायर कर लोगे। तो एक तो रोज आंसर लिखो। आंसर लिखने से ये होगा कि आपकी आंसर राइटिंग धारदार बनेगी। जो 1-2 आंसर लिखो आप रोज, उसमें हमेशा क्वालिटी देने का प्रयास करना। उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी दोगे तो जब समय का प्रेशर आएगा तो वो क्वालिटी तो नहीं रहेगी जो आप 20 मिनट में आंसर लिखते हो या 10 मिनट में आंसर लिखते हो। लेकिन फायदा ये होगा कि उस 20 मिनट में जो आप अच्छा आंसर लिख रहे हो ना, उसका थोड़ा इफेक्ट उस हाई स्पीड में भी आने लगेगा। नहीं तो आपने कभी कुछ लिखा नहीं है, सीधा हाई स्पीड में लिखा तो 2 नुकसान होंगे, आपके क्वेश्चंस भी छूटेंगे और क्वालिटी भी बिल्कुल नहीं आएगी। एक आंसर राइटिंग में ये है कि अपनी आंसर राइटिंग को जितना खूबसूरत बना सको उतना बनाओ।
टॉपर्स की कॉपी देखो, बहुत सारी आजकल कोचिंग है जो टॉपर्स की जो मॉक टेस्ट है उनकी कॉपी डाल देती है, देखो डाउनलोड करो, वो कॉपी देखो कि वो आंसर, पहले वो आंसर क्वेश्चन देखो, वो खुद लिखो, फिर उसका आंसर देखो उसने कैसे लिखा है, फिर आपको एक अध्ययन पता चलेगा कि आप कहाँ पीछे रह गए। जैसे आप पूरी, अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में अगर आपने पहला आंसर भी वैसे लिखा है जैसा लास्ट लिखा है, मतलब लिखने का जो फॉर्म है, तो एग्जामिनर बोर हो जाएगा, उसको कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा नहीं। मैं आर्ट में बड़ा कमजोर हाथ है मेरे को इंडिया का मैप नहीं बनाना आता था, तो मैंने इंडिया का मैप बनाना सीखा कि भूगोल में बड़ा रोल है, कहाँ कौन कौन से संसाधन है, तो कहीं अगर भूगोल का क्वेश्चन आया तो वो मैप बना दिया, कहीं कोई डायग्राम बना दिया, उससे आपकी कॉपी दिखने में ही खूबसूरत लगेगी। अगर आप एक नीरस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपकी कॉपी बड़ी बोरिंग हो जाएगी, और ऊपर से अगर आपने समय के प्रेशर में लिखा है तो राइटिंग भी अच्छी नहीं होगी, तो एग्जामिनर उत्साह से मार्क्स नहीं दे पाएगा आपको। तो अपने आंसर राइटिंग में इस तरह के पुट डालने की कोशिश करो, ये सब अगर कोशिश करोगे तो आपकी आंसर राइटिंग बहुत मजबूत होगी, मार्क्स आपको आंसर राइटिंग से आने हैं, यकीन मानिए। और आप ये थोड़ा रोज देखिए कि आप आंसर राइटिंग को दिन में कितना वक्त दे रहे हैं। अगर आप दिन में 1 घंटा अपने आंसर राइटिंग को नहीं दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो दिन में पढ़ रहे हैं इसका कोई वैल्यू खास है नहीं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जिस दिन मैंने बताया कि मैंने 5 सितंबर को यहाँ मेरी पहली क्लास थी, 7 सितंबर को टेस्ट था, वो मैंने लिया था, उसमें वो 5-6 क्लासेस का टेस्ट था, उसमें 4 क्लासेस मेरी की भी नहीं थी, लेकिन मेरे पास नोट्स थे आगे, लेकिन वो टेस्ट मैंने पहला ही टेस्ट दिया था, और उस टेस्ट में मैंने देखा कि सिर्फ 10-12 लड़के आए हुए थे। तो ये आपको हमेशा देखो, आप किसी को दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते कि आप चलो, लेकिन आपकी प्रति तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, उस जिम्मेदारी का एहसास करो, इस चीज से कभी पीछे मत हटना। दूसरा, आंसर राइटिंग को जितना इंटरलिंक कर सकते हो, तो हर सब्जेक्ट को आपको बहुत गहराई से समझना होगा। इंटरलिंक का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि एग्जामिनर के पास जो लड़के प्री पास कर चुके होते हैं वो वास्तव में इंटेलिजेंट होते हैं, आपको ये तो मानना ही होगा। तो जब उनके पास आपकी मेंस की कॉपी जाएगी तो जो आपने आंसर लिखा है वो वैसी कॉपी सुबह से चेक कर रहा है, कई दिनों से चेक कर रहा है, आपकी कॉपी में से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं देगा। तो आपने क्या एक्स्ट्रा किया है? आप अभी यहाँ अपनी तुलना इन स्टूडेंट से कर रहे हो जिनके बीच में आप बैठे हो, लेकिन वहाँ आपकी तुलना उनसे होगी जो मेंस दे रहे हैं, और एग्जामिनर के पास रोज वही कॉपी आ रही है, रोज जैसे ही मार्क्स आ रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं, तो आप ये देखो कि आपने एक्स्ट्रा क्या दिया उसे, वो हमेशा डालने की कोशिश करो। आपकी कॉपी बिल्कुल अलग दिखनी चाहिए। तो इन सब के ऊपर काम करते रहो, टेस्ट रेगुलर देते रहो और पढ़ते रेगुलर रहो। शादी ब्याह को थोड़ा अवॉइड करो। मैं 2013 की बताता हूँ, मेरे भाई की शादी में मैं नहीं गया था, हम 2 ही भाई हैं, क्योंकि उसकी शादी थी 22 को, 26 तारीख को मेरी एग्जाम थी, तो मैं नहीं गया था। हम थोड़ा ये होता है कि फैक्टर होता है कि शादी का मूड उसी दिन का था, घर वाले आगे कर नहीं सकते थे, 22 तारीख को शादी थी तो मैं जा नहीं सकता था, नहीं तो मेरे पास ऑप्शन था कि भाई की शादी में जाने का। लोग जाते भी हैं कि 26 के एग्जाम होती है, 22 को शादी होती है, लोग जाते भी हैं, लेकिन आप अपने लिए ऐसे बहाने ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरी भाई की शादी में मेरे जाने या न जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अभी उसके बच्चा होगा, उसका फंक्शन होगा, वहां मैं चला जाऊंगा तो वो सब पूरा हो जाएगा। उसको भी अच्छा लगा कि मैं तैयारी बहुत बड़ी कर रहा हूँ, तो आप बड़ी तैयारी कर रहे हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां भारी हैं। आप फौज पुलिस की तैयारी यहाँ पे नहीं कर रहे हो। ये एग्जाम आपकी दृढ़ता की मांग करता है, क्योंकि जो सिविल सेवक बनता है, आप सर्विस में जाने के बाद आपको इतने सेक्रीफाइस अपनी पर्सनल लाइफ में करना पड़ेगा। आप जब तैयारी के दौरान नहीं करोगे तो वहां कैसे कर लोगे? तो इस तैयारी का पैटर्न ऐसा रखा गया है कि आपसे सेक्रीफाइस की मांग करता है, डटे रहने की मांग करता है, फोकस्ड रहने की मांग करता है, क्योंकि एक बार जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे देता है, हो सकता है उसका अगली बार प्री भी क्वालिफाई ना हो, 1 मार्क्स से रुक जाए, फिर उसको अगली बार देना होगा। तो जब आप संघर्ष देखोगे, ऐसे स्टूडेंट से मिलोगे, तो आपको लगता है कि बहुत आसान नहीं है, लेकिन डटे रहना सबसे महत्वपूर्ण है, और उस वक्त फोकस रहना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन चीज भले ही प्री क्वालिफाई, अभी जब मेरा सिलेक्शन हुआ, अभी मेरा घर, मैं मुंबई से आया, मेरे को पहले सर से मिलना था, फिर घर जाना था, लेकिन रात को मैंने सोचा घर जाऊंगा, 2-3 दिन दोबारा खराब होंगे, प्री दोबारा 3 जून को है। जो पार्टी मेरे घर में होनी है, जो भी होनी है, वो अक्टूबर के बाद भी हो सकती है। मेरे पास रैंक सुधार का अच्छा मौका है, तो अभी मैं घर जाना पोस्टपोन कर रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। तो अभी जब कि मेरे घर वालों को देखे हुए मेरे को बहुत दिन हो गए, उनके लिए होते ही बेटे एक बार सिलेक्ट हो, कम से कम एक बार तो मिल जाए, लेकिन उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं उन्हें और अच्छी रैंक दिलाऊं,
उनका बेटे की और अच्छी रैंक आए। तो ये कोशिश करो कि आप अच्छी मेहनत करो। आपके घर वाले इस बात से ज़्यादा खुश होंगे या आपसे जो प्यार करते हैं वो इस बात से ज़्यादा खुश होंगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। आपका इस वक्त समय बहुत महत्वपूर्ण है। उनको समय देने की बजाय अपनी पढ़ाई को समय दो, वो ही उनके लिए भी और आपके लिए भी सबसे उत्तम है। अभी अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो, किसी भी तरीके का, तैयारी के दौरान, सब्जेक्ट से संबंधित। तो जैसे प्रीलिम्स आ रहा है, हाँ, और प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होते जा रहा है, हाँ, टाइम कम होते जा रहा है, क्रिएट हो जा रहा है। हाँ। तो ये फीलिंग आती है कि यार प्रीलिम्स भी निकलेगा कि नहीं, मतलब अजीब तरीके की फीलिंग होती है। आपकी एज बड़ी कम लग रही है मुझे। कितनी एज आपकी? 25। तो यार ऐसा है कि एक तो जितना आप प्रेशर लेने की कोशिश करोगे ना, उतनी आपकी परफॉर्मेंस गिरेगी। मैंने कहा कि फेल होने के लिए हर वक्त तैयार हो। आपकी तैयारी ऑप्टिमम होनी चाहिए। फेल होने के लिए हमेशा तैयार होगी तो ऑर्डर खत्म हो जाएगा। हवा हम क्रिएट करते हैं कि मेरे को इसी बार क्वालिफाई करना है। मैं आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी कट ऑफ से 10-15 नंबर ऊपर आए, लेकिन आप सपने मत पालो कि 10-15 नंबर ऊपर ही लेके आऊंगा। आप ये रखोगे कि यार मैं अपना 100% दूंगा, भले ही फिर फेल होता हूँ, पास होता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी आप अपना ऑप्टिमम दे पाओगे। ये प्रेशर सब में होता है भाई, हमें भी फील होता है, लेकिन उस प्रेशर को निकालने का आपको कोई तो तरीका ढूंढना होगा। और सबसे बड़ा तरीका ये कि फेलियर का डर खत्म करो। कि मैं बहुत ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत, अभी मैं आपको बताऊं, मेरा जब इंटरव्यू कॉल आया था, 1-2 कोचिंग से मेरा कुछ कांटेक्ट था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि अगर अभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हम आपको एज ए स्टूडेंट रख लेंगे। वो 12 लाख के आसपास मुझे पर ईयर का पैकेज देने के लिए तैयार थे। तो अगर आप बहुत अच्छा करते हैं और इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित है काफी। आप यहाँ 4-5 साल पढ़ते हो, कुछ नहीं करके जाते हो, कुछ भी आपने नहीं पढ़ा, तो 5 साल के बाद भी आप वही हो जो आज हो। लेकिन आप बहुत अच्छा मेहनत करते हो और बहुत अच्छी तैयारी करते हो तो आप कुछ नहीं बनोगे तो भी बहुत कुछ बनते हो, क्योंकि सिर्फ आपको सिविल सर्विस नहीं मिला, लेकिन बाकी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए, क्योंकि आप एक ह्यूमन जो कैपिटल है उसके रूप में डेवलप हो गए। तो ये चीज याद रखो, आप अपनी तैयारी 100% करो। आपका जो ज्ञान है वो व्यर्थ नहीं जाने वाला, यहाँ नहीं काम आएगा, दूसरी जगह काम आएगा। तो फेलियर का डर खत्म करो और अपना 100% दो। आप जो पढ़ोगे वो काम आना है आपको, आज नहीं तो कल काम आना है। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं, जैसा कि मैंने कहा कि हिस्ट्री में 2011 में मैंने यहाँ किया, 17 में कोई फर्क नहीं। सब्जेक्ट आपको ये समझने की जरूरत है कि कोई अपडेशन नहीं होता है ऑप्शनल में, और वही स्ट्रेटेजी 2011 में थी वही 2017 में थी। सर की तैयारी इतनी परफेक्ट है, मैं इंटरव्यू प्रोग्राम में यहाँ आया था, सर ने लगभग 68 के आसपास क्वेश्चन थे, वो बताए थे सर ने, उनको डिस्कस किया था लगभग 2.5-3 घंटे। हम 15-20 के करीब स्टूडेंट यहाँ आए थे। मेरे को 3 क्वेश्चन इंटरव्यू में हिस्ट्री से पूछे गए थे, तीनों क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो चुके थे। अभी मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या थे। एक क्वेश्चन ये था कि क्या हिस्ट्री विज्ञान है क्या? मेरा पहला इंटरव्यू इसी क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, क्या हिस्ट्री विज्ञान है क्या? तो मैंने कहा कि सर जो विज्ञान होता है वो कार्य कारण संबंधों की बात करता है, कि कोई क्रिया हुई तो उसके पीछे कारण क्या था। हिस्ट्री भी इसी की बात करता है, कोई घटना हुई तो उसका सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक क्या था, राजनीतिक क्या था, धार्मिक क्या था, सांस्कृतिक क्या था। तो हिस्ट्री भी तर्क की बात करता है, विज्ञान भी तर्क की बात करता है, इस रूप में इतिहास विज्ञान है। फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या हिस्ट्री को रीराइट करना चाहिए क्या? ये बड़ा ही विवादित विषय है आज के समय में, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है, वो हर दूसरे लड़के को जिसका ऑप्शनल होता है ये सवाल पूछा जाता है। और इंटरव्यू में ये होता है कि आपकी जबान नहीं फिसलनी चाहिए। आपने एक गलत स्टेटमेंट दिया, आपके अगर 190 मार्क्स आने वाले हैं, आप 90 पे आ सकते हैं, 100 नंबर पे आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में विवादित क्या हो सकता था मैं आपको बताता हूँ। अभी काफ़ी विवाद चल रहा है। अभी हमारे राजस्थान में ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो हल्दी घाटी, उस जो शिक्षा मंत्री है उनका स्टेटमेंट आया था कि हल्दी घाटी जो युद्ध था वो महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। तो ये हिस्ट्री राइटिंग का काफ़ी विवादित विषय बना हुआ है कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रही है, रीराइट हो रही है। लेकिन अगर आपने ऐसा इंटरव्यू में बोल दिया तो आपका इंटरव्यू अलग ही दिशा में चला जाएगा। वो आपको फिर खींचेंगे क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या मानते हो कि ये जो करंट गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप कर रही है। और एक सिविल सर्वेंट जो होता है वो मीडिया में क्या ऐसी बात बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो आप इंटरव्यू में भी नहीं बोल सकते हो। तो इंटरव्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे निकलना कैसे है? तो तब सर ने हमें भीमा कोरेगांव की घटना का जिक्र किया था उस वक्त। तो मैंने कहा सर हम जरूर किया जाना चाहिए हिस्ट्री को रीराइट। तो उन्होंने कहा कि कैसे किया जाना चाहिए? तो मैंने कहा सर जो तृतीयांगल मराठा युद्ध हुआ था उसको आज तक हम एक साम्राज्यवादी शक्ति और एक क्षेत्रीय शक्ति के बीच में संघर्ष के रूप में देखते हैं। लेकिन जो भीमा कोरेगांव की घटना हुई उससे हमें ये पता चला कि ये जो दलित
संघर्ष है, दलित का पेशवाई व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसके खिलाफ संघर्ष भी दिखाता है। क्योंकि जो महाजाति थी वो ब्रिटिश के साथ खड़े थे पेशवाओं के खिलाफ। तो अब हमें एक नया दृष्टिकोण मिला है उसी घटना को दोबारा देखने का। जो सबाल्टर्न हिस्ट्री होती है उसमें क्या होता है, हम उसी घटना को अब ये देखते हैं कि निचले तबके का उस घटना में क्या बड़ा रोल था। तो मैंने ये एग्जांपल दिया कि इस रूप में हिस्ट्री को हमें रीराइट करना चाहिए। वैसे भी इतिहास जो होता है वो अतीत का वर्तमान से संवाद होता है। तो वर्तमान में क्या प्रचलित विचारधाराएं हैं उसके प्रकाश में हम अतीत का जो है बार बार मूल्यांकन करते रहते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस हुआ था तो इसलिए मैं इस विवाद से बच गया। हो सकता था कोई लड़का, अब बार बार हिंदू में या अन्य प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल आते हैं कि रीराइट हो रही है, हिस्ट्री हो रही है, इसको नहीं किया जाना चाहिए। नहीं किया जाने का सेंस ये है कि नेगेटिव सेंस में नहीं किया जाना चाहिए। तो आप इंटरव्यू में जाके अगर ऐसा ही बोल देंगे, मैं राजस्थान का एग्जाम्पल दे सकता था हल्दी घाटी युद्ध का, लेकिन हो सकता था उसके बाद इंटरव्यू की दिशा कुछ और हो जाए और वहां फिर वो मेरे को फंसा ले। तो एक तो क्लास में रेगुलर रहिए। आप देखिए इंटरव्यू की हालांकि अलग प्रिपरेशन होती है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ मेरे बताने का पर्पज ये था इंटरव्यू का कि सर की तैयारी कितनी प्रासंगिक है, कितनी ज्यादा प्रासंगिक है। 3 क्वेश्चन थे, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था उनका मैं मुझसे कि हिस्ट्री से अगर ऐसा ही हटा दें तो ये स्टोरी बन जाता है। जैसा कि आपने कहा भीमा कोरेगांव की घटना, तो ऐसे अगर हम अलग अलग घटनाओं के प्रकाश में करेंगे तो बहुत सारी स्टोरी बन जाएंगी एक ही घटना को लेकर। तो क्या अनसिमिलरिटी है स्टोरी और हिस्ट्री में? तो मैंने कहा कि सर जो स्टोरी है उसमें तथ्य का अभाव रहता है, उसमें ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, और हिस्ट्री में ये आवश्यक तत्व है हिस्ट्री के, तथ्य और ऑथेंटिकेशन। इसलिए हिस्ट्री कभी स्टोरी नहीं बनेगी। तो ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों यहाँ डिस्कस हुए थे पूरी तरह। तो क्लास में मन लगा के पढ़िए। मैं तो आपको एक चीज अश्योर कर सकता हूँ कि हिस्ट्री ऑप्शनल में का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ऑप्शनल के पेपर में हिस्ट्री का जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसमें क्वेश्चन बाहर नहीं आने, और अगर हिस्ट्री से आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से बाहर नहीं आना। और आपका बहुत अच्छा आंसर इंटरव्यू में आपको बूम दिलाएगा। आपको अगर आपने बहुत ही सुलझा हुआ आंसर किसी क्वेश्चन का दिया वो आप दे सकते हो अगर आप यहाँ रेगुलर हो और आपने पचाया है, जैसा कि सर बार बार कहते हैं इस चीज को पचाया है। अभी और किसी का कुछ क्वेश्चन? अब यार अब सीसेट आपका कैसा है उस पर रणनीति डिपेंड करेगी। जैसे मैं एक दिन भी नहीं पढ़ता। मेरा एक फ्रेंड है उसका पिछले अभी तक पीटी क्लियर नहीं हुआ, वो आंसर राइटिंग मुझसे ज़्यादा परफेक्ट है। जिस बार उसका पीटी हो जाएगा मुझे लगता है वो टॉप 10-20 में आ जाएगा, क्योंकि मेरी मेंस के आंसर राइटिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है उसने हर क्वेश्चन मेरा चेक किया, हर क्वेश्चन मेरा चेक किया। तो लेकिन उसके लिए पीटी बहुत भारी है, उसके लिए सी सेट भी भारी है, तो सी सेट भी उसे पढ़ना पड़ता है। आप ये देखो, आप 66 नंबर चाहिए ना सी सेट में, तो हाँ 67। आप सपोज आप किसी भी दिन पेपर उठा के कर लो, आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो आप क्यों करो उसको, क्योंकि मार्क्स तो जुड़ने हैं नहीं। लेकिन आपको अगर 50 आ रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। जयप्रकाश मौर्य यहीं के स्टूडेंट थे सर, वो एक बार इंग्लिश कंपलसरी में मेंस में उनका क्वालिफाई नहीं हुआ था, उसकी कॉपी चेक नहीं हुई। ये बताओ आपने पीटी में 125 का भी स्कोर कर दिया प्री में, आप सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपकी तो मतलब मार्क्स का कोई लेना देना है नहीं। जयप्रकाश मौर्य बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, अच्छे मार्क्स थे, 9th रैंक थी आई थिंक, बहुत अच्छी रैंक है। आप दोगे पता चलेगा इस रैंक का कितना बड़ा महत्व है, खासकर हिंदी मीडियम में बहुत बड़ा महत्व है। इस साल में टॉपर शायद 146 रैंक का है। उनको इंग्लिश कंपलसरी की मेंस की क्लासेस करनी पड़ी थी और एक बार वो फेल हुए थे इंग्लिश। अगर इंग्लिश कंपलसरी में मेंस में फेल हो गए तो आपकी बाकी को भी चेक नहीं होगी, आपका जो बाकी ज्ञान हो किस काम आया। तो आपका जो कमजोर पक्ष है, जो आपको बाहर कर सकता है, वो तो हाँ आपको बहुत अच्छी तैयारी नहीं करनी सी सेट में, लेकिन आपको इतनी तैयारी तो करनी पड़ेगी कि आपके मार्क्स 90 के आसपास आ जाए, क्योंकि अच्छा स्कोर करने से कोई बहुत फायदा नहीं। तो इंग्लिश कंपलसरी भी अगर मेंस में किसी कमजोरी है तो उसे इतना तो तैयार करना होगा कि वो क्वालिफाई कर जाए। क्वालिफाई नहीं, क्वालिफाई से 30-40 नंबर उसके ऊपर है, क्योंकि आप डर में तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपने तैयारी नहीं की थी फिर डर लगा रहेगा, वो प्री में परफॉर्मेंस गिरेगी, आगे मेंस में अगर इंग्लिश कंपलसरी की तैयारी कम की तो वहां भी परफॉर्मेंस गिरेगी। तो ये इतनी तैयारी करनी पड़ेगी, और वो आप ही बता सकते हो आपका सीसेट कितना कमजोर है कितना नहीं। क्योंकि मेरा तो जैसे बताया, मैं तो बिना दिए भी जाऊंगा तो 100 से ऊपर आ जाएगी मार्क्स। अब मेरे साथ जो रूममेट है उसके नहीं है, उसे पढ़ना पड़ेगा। वो किसी और का कोई? हाँ तो जैसे कि तैयारी सर आपकी 2011-2015 तक रही, तो क्या इन वर्षों के बीच में आप आंसर राइटिंग करते थे या? मैं 2011 से जब मैंने तैयारी की
तो मैं रेगुलर यहाँ क्लास में था, यहाँ भी आंसर जो टेस्ट सीरीज देते थे उनके भी आंसर राइटिंग करता था, घर में भी करता था। सर एक बुकलेट देते हैं हिस्ट्री में आज तक के क्वेश्चन आए हुए, उनसे कोई भी क्वेश्चन उठा लेता था, उसकी आंसर राइटिंग करता था। 2013 तक की मैंने, उसके बाद मैंने कहा कि मैं तैयारी से ही बाहर हो गया, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत परेशानी जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता बड़ी भारी थी, तो उसकी वजह से मैं तैयारी से बाहर था। 2014 में तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ मतलब न एसएससी की तैयारी की ना कुछ और। 2015 में चूंकि मेरी मैथ्स काफी साउंड है और मेरे को लगा कि मैं एसएससी क्लियर कर लूंगा, ये मेरे पास एक स्थायी जॉब हो जाएगी तो आगे तैयारी सस्टेन कर पाऊंगा, तो मैंने 2015 में एसएससी दिया। तब भी आंसर राइटिंग से कोई लेना देना नहीं था। फिर 2016 में मैंने दोबारा तैयारी की, तो तब जब से दोबारा यूपीएससी की बुक्स उठाई उसी दिन से मैंने आंसर राइटिंग शुरू की, क्योंकि सबसे जरूरी आंसर राइटिंग है। प्री में छोड़ दीजिए यार, 1-1.5 महीने पहले तो छोड़ दो। प्री में आपको ऑप्शनल भी नहीं पढ़ना चाहिए आपको, हिसाब तो ये बोलता है, क्योंकि प्री में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ऑप्शनल में सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री का योगदान, एंशिएंट हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर फिर मॉडर्न इंडिया, इसका योगदान है। आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मिडिवल इंडिया में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो तो उसका कुछ है नहीं। तो आप कोशिश ये करो कि प्री में हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए जो प्री का सिलेबस है, प्री की कुछ और डिमांड है, मेंस की कुछ और, क्योंकि मेंस बहुत हद तक समझ की बात करता है कि आप कितना ज्यादा समझ सकते हैं किसी भी चीज को, और मेंस में आपको लिखना होता है। प्री में आपको ऑप्शन दिए होते हैं तो आपको कुछ सोचना नहीं, आपको ये देखना कि ये ऑप्शन फिट होते हैं कि नहीं, और मेंस में तो आपको खुद ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे अपने हाथ से। तो ये थोड़ा तैयारी में डिफरेंस है। तो जो प्री का सिलेबस है, जितना सिलेबस है कन्वेंशनल है। अभी एक करंट अफेयर्स का बड़ा इश्यू है, कभी करंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। 2016 में मेरे साथ ये हुआ था, मैं 2016 में मैंने दोबारा तैयारी आरंभ की, जैसा मैंने बताया, तो मैं शायद 3 नंबर से रुका था उस वक्त, तो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त ये हुआ था मेरा एसएससी का रिजल्ट आया नहीं था, 2015 का मैंने दिया। तो फिर मेरे को ये था कि जब तक मैं एसएससी की एग्जाम क्लियर ना कर लूं मैं एसएससी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को जॉब तो चाहिए थी कोई भी। आगे अगर मैं ऐसे ही छोड़ के चला जाता तो फिर यूपीएससी में आता, 2 साल बाद दोबारा एसएससी की तरफ भागता, तो फिर तब तक रिजल्ट नहीं आया था एसएससी का। जैसे जिस दिन एसएससी का रिजल्ट आ गया, मेरा हो गया था, उसी दिन मैंने एसएससी की तैयारी छोड़ी। तो मेरे को 1-1.5 महीने का बीच में समय मिला था प्री के लिए। उस 1-1.5 महीने में मैं करंट ज्यादा पढ़ नहीं पाया जितनी डिमांड थी। उस साल 33 के आसपास क्वेश्चन आए थे तो नहीं हुआ, लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते ना। मैंने मतलब मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया, लेकिन नहीं कर पाया तो नहीं हुआ। तो करंट पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा। हो सकता है 10 क्वेश्चन पूछे, हो सकता है 40 क्वेश्चन पूछ लें, तो करंट पे पूरा फोकस रहना है। जो कन्वेंशनल पीटी है उस पर पूरा फोकस करना है। आजकल तो थोड़ी तथ्य की भूमिका कम हो रही है पीटी में, कि तथ्य बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहे। ये एडवांटेज है आपके लिए, क्योंकि मैं भी हूँ, मेरे को तथ्य बहुत ज्यादा याद नहीं होती, मैं तो कोड बनाता हूँ, कोड बना के कैसे काम चलाता हूँ। दूसरा, एक प्री अभी समझ पे आधारित होने लगा है। पीटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें केवल वर्ड लिख देता है, वो केवल वर्ड बड़ा नेगेटिव होता है, तो उसमें बड़ा सोच समझ के करना कि केवल है तो क्या ये ऑप्शन होगा क्या। दूसरा, पीटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सपोज ऑप्शन ए है, बी है, सी है, लास्ट में दे रखा है 1 और 3 सही है। तो कई बार ये होता है कि अगर ऑप्शन फर्स्ट सही है तो ऑप्शन थर्ड कभी सही हो ही नहीं सकता है। तो जहां जहां ऑप्शन 1 और थर्ड दोनों सही हैं वो ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएगा, क्योंकि वो 2 ऐसे ऑप्शन होते हैं जो एक दूसरे को एक साथ सच नहीं हो सकते, सही नहीं हो सकते। तो ऐसे कुछ पीटी के कुछ हैक्स होते हैं, वो इंटरनेट पे जाओ वो पता चल जाएगा, लड़के बताते हैं कि किस तरह। देखो ऐसा है कि पीटी में 80-90 के आसपास नंबर आपकी मेहनत से आते हैं। जो ऊपर के नंबर मार्क्स होते हैं वो ट्रिक से आते हैं आपके दिमाग से कि आप समझ सकते हो कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, यूपीएससी जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पूछता है क्योंकि उसे समझ भी चेक करनी होती है, उनको आपकी मेमोरी चेक नहीं करनी। मेमोरी एक मुंशी की एक व्यापारी से ज्यादा होती है, लेकिन वो व्यापारी नहीं होता है ना, क्योंकि व्यापारी में समझ होती है। तो आप पीटी में ये देखो कि वो ट्रिक्स डेवलप करो। आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग की ले लो, वो टेस्ट सीरीज जो है लिखो, आंसर लिखो उनकी, फिर देखो कि मैंने क्या गलतियां की। बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ समझ पे होंगे, सही होंगे। तो ऐसे बहुत सारी आप YouTube पे सर्च करोगे, रोमन सीनियर एकेडमी, बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट बताते रहते हैं कि ऐसे ऐसे ये ऑप्शन इस तरीके से चूज करना है, तो ये एक साथ सही नहीं हो सकते। या कोई ऑप्शन होता है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, और वो जिस ऑप्शन में वो तो वैसे ही कट हो गए। तो ये सब ध्यान रखो सर। ये जिस तरह से कोई भी कोचिंग सेंटर हो जो पीटी का टेस्ट सीरीज होता है सर, अगर हम यूपीएससी के प्रीवियस पेपर देखें तो बहुत डिफरेंट होता है। मतलब यूपीएससी बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, तो जो कोचिंग सेंटर होता है वो बहुत डराने वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें ट्राई होते हैं पहले यूपीएससी क्वेश्चन को देंगे ना।
यार यूपीएससी के तुम कितने साल, 5 साल के पेपर देख लोगे, और आप मैंने खुद 40 पेपर सोल्व किए थे, किसी भी कोचिंग की किए उसके, तो 5 पेपर से भला नहीं होने वाला है। और यूपीएससी जितना मानव संसाधन लगाता है और उनके पास जितने समझदार लोग हैं वो कोचिंग वाले हायर कर नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से चाहे प्री की टेस्ट सीरीज हो या मेन की टेस्ट सीरीज हो, उनके क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस आ गई है। लेकिन यहाँ की टेस्ट सीरीज इसलिए आपको कम से कम 30-40 पेपर तो सोल्व करने होंगे। वो इसलिए जरूरी है, आपकी तैयारी से भी ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता होगा कि जो मैंने कहा कि समझ कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो आप बहुत ज्यादा पेपर सोल्व करेंगे तो ही होगा। अब 5 पेपर में आप ट्रेंड नहीं हो पाओगे। उस ट्रेंड, अब मेंस की भी अगर हम देखें, जैसे मैंने मेंस टेस्ट सीरीज की थी, मुझे उस वक्त भी पता था, अब भी पता है कि यहाँ की टेस्ट सीरीज का वो लेवल नहीं होता, क्वेश्चन में वो फ्रेशनेस, ताजगी नहीं दे पाते जो यूपीएससी देता है। लेकिन आपने प्रैक्टिस ही नहीं की तो कैसे होगा? तो वो करना पड़ेगा आपको। वो तो जो अच्छी कोचिंग आपको लगती है, किसी 2-4 से बात करके उसके ले लो, 30-40 पेपर सोल्व करो। उससे थोड़ा ये भी होगा, जैसे यहाँ कोई टेस्ट सीरीज के अभी आपने क्वेश्चन पेपर ली तो 40 पेपर आप सोल्व करते हो, लगभग 4000 क्वेश्चन हो गए। उन 4000 में ये करंट के सारे कवर करेंगे। कन्वेंशनल में भी, जैसे इस बार अगर कन्वेंशनल में कोई क्वेश्चन आता है भागयोग से, कन्वेंशनल में भागयोग से क्वेश्चन आता है, लेकिन वास्तव में ये करंट का क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि ये पॉलिटी से पूछा, लेकिन है तो करंट का क्वेश्चन। तो ऐसे करंट में कौन कौन से मुद्दे प्रासंगिक रहे, उन पे भी उन टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आएगा। उन 4000 में से सपोज 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे 20, जो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। क्योंकि वो 20 क्वेश्चन नहीं तो आप नहीं देख सकते थे कि इस साल के बड़े प्रासंगिक प्रश्न है। और यूपीएससी जो आप क्वेश्चन की बात कर रहे हो वो 5 साल पुराने हैं, वो क्वेश्चन इस साल नहीं आ सकते हैं। तो जो 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने 40 टेस्ट दिए तो 4 टेस्ट में से एक क्वेश्चन भी आए तो 40 में से 10 आ जाएंगे। और 4 टेस्ट 400 क्वेश्चन में एक तो आ ही जाएगा, तो वो बेनिफिट मिलेगा, वो बोनस मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज जरूर देना, प्री की हो या मेंस की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार मैं एक ईमानदारी से बात बताऊं, मैंने द हिंदू नहीं पढ़ा, 2011 में भी नहीं पढ़ा, 12 में भी नहीं, 13 में भी नहीं, 16 में नहीं। जो बताते हैं कि गीता है तैयारी के दौरान, तो हर स्टूडेंट की अलग स्ट्रेटेजी रहती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिलेक्ट होंगे, मुझसे अच्छी रैंक लेके आएंगे, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी मेरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। तो हर एक तो स्टूडेंट की अलग स्ट्रेटेजी होती है। मेरी स्ट्रेटेजी में बताऊं क्या थी, मैं विजन की वो लेता था, मैगजीन होती थी वो लेता था, एक इनसाइट कोचिंग है उसके नोट्स मिलते हैं वो लेता था, एक साइट है लर्निंग स्पेस, वो क्या करते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में जो भी प्रोमिनेंट एडिटोरियल में न्यूज आती हैं उनको एक साथ कलेक्ट कर देते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया का है, महाभियोग में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, या जो नदी जल विवाद है उसमें क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, तो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर की सारा कलेक्ट कर लेते हैं। मैं तो सारा वहां से उठा जाता और रट लेता था। तो ये करना। अब बहुत मेरे साथ जो मैं बता रहा था, एक मेरे साथ मित्र रहते हैं, वो मेंस में मुझे पूरा विश्वास है मुझसे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और संभवतः टॉप 10 में आएंगे। वो था हिंदू रेगुलर पढ़ते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता था हिंदू पढ़ना गलत है या मैंने नहीं पढ़ा तो आप भी मत पढ़िए। लेकिन आप ये मत सोचिए कि कोई ये कह रहा है कि हिंदू, कुछ भी इसमें ये नहीं है कि ये नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप ये देखो कि जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं, कौन से सोर्स है जिनके थ्रू आप कवर कर लेंगे। वो भले न्यूज़पेपर के थ्रू कवर करो, जैसे मैंने कहा मैं 2 मैगजीन पढ़ता था, एक वो लर्निंग स्पेस, वो भी एक तरह की उनकी भी मैगजीन बन ही जाती थी, उनको मैगजीन से ज्यादा नोट्स बन जाते थे, तो उनके मैं प्रिंट आउट निकलवा लेता था और वो पढ़ लेता था, ऐसे चलता था काम। क्योंकि थोड़ा सा ये होता है न्यूज़पेपर में कि हम बहुत ज्यादा सिलेक्टिव नहीं हो पाते या हमें वो और चीजें बहुत ज्यादा पढ़नी होती है, तो कई बार हम अनवांटेड चीजें भी पढ़ते रहते हैं। तो इन कोचिंगों ने इतना मानव संसाधन लगा रखा है कि वो वही न्यूज उठाते हैं। फिर आप अगर एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट हो गए, जैसे मैंने कहा कि जैसे कोचिंग विजन है उसी की नोट्स पे डिपेंडेंट हो गए, तो ये होगा ना उनकी वो बहुत सारी न्यूज छोड़ देते हैं जो हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए, लेकिन आप 3 सोर्स से बच रहे हो, तीनों आपकी नजर में बहुत बेहतर है, तो कोई न्यूज छूटेगी नहीं। ये होगा तो एक तो मल्टीपल सोर्सेज रखिए, 2-3, बहुत ज्यादा भी नहीं रखना, फिर तो आप पढ़ नहीं पाओगे इतना बेटर। और मैं दूसरा लोगों ने योजना भी नहीं पढ़ी है, कभी कुरुक्षेत्र भी नहीं पढ़ी है, जब ये द हिंदू योजना कुरुक्षेत्र एसेंशियल बताते हैं। लेकिन जो इन 3 कोचिंगों के हैं, उसके अलावा जो सब्जेक्ट में मैंने ऑप्शनल में भी मतलब
और सरल में जैसे यहाँ जितने नोट्स मिलते हैं वो लिए, उसके अलावा कौन कौन से टॉपिक छूट गए उनके मैंने खुद नोट्स बनाए, ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जिसमें कुछ भी छूट गया हो। तो ऐसे में अगर आप एक चीज योजना से नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है मैंने वो चीज कहीं और पढ़ी हो। तो सोर्स हो सकता है मैं जो सोर्स बताऊं कोई स्टूडेंट वो ना पढ़े, योजना पढ़ ले, आपका सारा कुछ कवर हो जाना चाहिए। वो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन लेना उससे कि मेरा सारा कुछ जो सिलेबस में यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी जो दे रखा है वो सिलेबस पूरी तरीके से कवर करो। आप कोचिंग वाले हैं, वो 40 टॉपिक हैं, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, जो 40 टॉपिक है उनमें 40 कवर नहीं करा सकते, उनको 3 साल लगेंगे। वो 40 में वो कराते हैं जो प्रोमिनेंट है, लेकिन आपको तो सारे तैयार करने होंगे। तो आप सारा वो टॉपिक उठाओ, हर टॉपिक के आपके पास पूरे नोट्स होने चाहिए। तो 3 को मैं जैसे मैंने 2-3 कोचिंगों के नोट्स लिए तो मैं कोचिंगों का वो पेज फाड़ देता था जो टॉपिक मैंने दूसरी कोचिंग के नोट्स में पढ़े, सिर्फ वो रखता था, क्योंकि एक ही टॉपिक आप 4 जगह से पढ़ रहे हो तो आप खराब कर रहे हो अपने समय का, थोड़ा सा ये ध्यान रखो। बाकी नोट्स कहीं से भी लो, आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।